बात है कि पिछले क्लास में हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में कुछ बातें की थी। आज उसी का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो मेन पॉइंट्स थी उसमें एक तो ये है कि वो कब हुआ 1940 में, उसके जो रूल्स हुए वो 1945 में हुए थे, और जिस चैप्टर में हमारा आंसू ड्रग का जिक्र है वो चैप्टर 4A है ना। और ये मेन चीजें थी जिसको आपको याद रखना है। और इसके अलावा यानी कुछ अथॉरिटेटिव बुक्स के बारे में जिक्र की थी, वो शेड्यूल ए में आता है, यानी शेड्यूल फर्स्ट में आता है। अच्छा, हमने ये बताया था कि दो तरह के शेड्यूल हैं। एक शेड्यूल तो वो है जो एक्ट के अंदर आता है, वो सिर्फ 2 हैं, और कुछ शेड्यूल ऐसे हैं जो रूल्स के अंदर आते हैं, उसकी तादाद 35 है। तो जो एक्ट के अंदर शेड्यूल हैं उसमें किताबों का जिक्र है, और वो 14 किताबें हैं अथॉरिटेटिव बुक्स। उसकी लिस्ट मैं आपको ग्रुप में उसके मुसन्निफ के नाम के साथ आज ही शेयर कर दूंगा। उसका अलग से हमने एक लिस्ट तैयार कर ली है, और पिछले लेक्चर में उसका मैंने दिखाया था। ये है, हाँ, ये किताबें हैं, 14 किताबें हैं। ये 14 किताबें हैं, इसको ये याद रखना है कि एक तो शेड्यूल फर्स्ट में इसका जिक्र है, बस इतना याद रखिए, और 14 किताबें हैं। और ये 14 किताबों के नाम अगर याद हो जाएं तो अच्छा है, हो सकता है इस तरह के सवालात बनाए जा सकते हैं। बहुत मशहूर किताबें हैं, आपको याद रह जाएंगी, कोई मुश्किल किताबें नहीं है इसमें। आज जो हम आगे बात करने वाले हैं, यहाँ तक बातें आ चुकी थी। ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा ये कर लीजिए, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है ड्रग इंस्पेक्टर का कि एक तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, और वो अपने इलाके में जहाँ पे भी ये इनको यानी ये इलाका इनको दिया जाता है, उस इलाके में जितनी भी दवाइयाँ हैं या कॉस्मेटिक हैं जिसका जिक्र आ चुका है, वो कॉस्मेटिक किसे कहते हैं, ड्रग का क्या डेफिनेशन है, ये सब बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो उस एरिया में किसी भी स्टॉक से या किसी भी यानी जहाँ से दवा बन रही है या दुकान है, वहां से उसको सैंपल को वो कलेक्ट कर सकते हैं, और उसकी यानी टेस्टिंग के लिए वो भेज सकते हैं। कहीं से भी ये इनको इख्तियार होता है, और वो यानी मैन्युफैक्चरर हो या शॉपकीपर हो, वो मना नहीं कर सकता। बाकी आगे की चीजें उतनी अहम नहीं है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। जो आगे जो कुछ चीजें जो अहम है वो है आपकी ये शेल्फ लाइफ की किताब। शेल्फ लाइफ के बारे में शुरू में हुआ ये था कि हमारी किताबों में शेल्फ लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा यानी एक जगह इकट्ठी चीज़ें नहीं हैं, यानी किसी भी मुरक्कब का जो ख़ास तौर से शेल्फ लाइफ की हम बात कर रहे हैं, मुफरदात की नहीं। मुफरदात का जिक्र तो यानी शुरू कुल्लियात अदविया के बाब में आपने पढ़ा ही होगा, और सैदला में भी उसका जिक्र आता है। लेकिन मुरक्कबात की जो शेल्फ लाइफ है या एक्सपायरी डेट जिसको कह सकते हैं आप, एक्सपायरी डेट है वो कितने साल होगी, उसका किसी खास मखसूस एक जगह चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो एक जगह ना मिलने की वजह से दुश्वारी होती थी, और हर मुरक्कब का एक अलग अलग जिक्र किया है, किसी बड़ी किताबों में खास तौर से उसका जिक्र है कि उसकी शेल्फ लाइफ इतनी होती है कुछ। तो एज एक एज अ होल जिसको कह सकते हैं कि भाई जवारिश कितनी है, माजून कितनी है, इसका ऐसे जिक्र नहीं मिलता था कहीं। तो इसकी ज़रूरत पेश आई जब कंपनियों के अंदर जब जीएमपी लागू हुआ है, तो 2000 में, तो उसके बाद से ये चीज़ बहुत शिद्दत से महसूस होने लगी कि जब हम ये अपने उस पे दवा पे लिखते हैं कि एक्सपायरी डेट क्या है, तो वो एक्सपायरी डेट किस बेस पे लिखे हैं, वो किस किताब को हम रेफरेंस बनाएं, क्या करें। तो हुआ ये कि ये बड़ी दुश्वारी की वजह से 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गजट नोटिफिकेशन किया, जिसमें ये तमाम जो अशकाल अदविया हैं उनकी एक्सपायरी डेट या शेल्फ लाइफ का उन्होंने एक यानी चार्ट बना करके उसकी डेट बता दी। उसी का जिक्र है यहाँ पर।
جیسے حب کا ہے تو 3 سال ہے، قرص کا ہے تو 3 سال ہے، معجون کا ہے تو 3 سال ہے، خمیرہ کا 3 سال ہے، اتریفل کا 3 سال، تریاق کا 3 سال انہوں نے لکھا ہے، لیکن یہ نارمل جو تریاق ہے جیسے تریاق میدا وغیرہ ہے وہ اسی طرح لبوک کے 2 سال لکھے ہیں اور لعوق کے 2 سال ہیں، اسی طرح حلوہ کے 2 سال ہیں، اور مربع مفرح یاقوتی کے بھی 2 سال ہیں، برود، سرما، کوحل یہ سب 3 سال ہیں، اور کشتہ کا انہوں نے 5 سال لکھا ہے۔ ہم اس کی ایک الگ سے لسٹ آپ کو شیئر کریں گے۔ یہ دیکھیے، یہ اس میں جو چند چیزیں یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ عام طور پر جوارش کی جو مدت ہے وہ 4 سال ہے، یہ سب سے الگ ہے، اس لیے اس کو یاد رکھیے، جوارش 4 سال کے لیے، اور جتنے بھی جواہر ہیں جوہر 5 سال ہیں، باقی جتنے بھی حب ہے، حلوہ، تریفل یہ سب 3 سال ہیں، اور عرق عجیب 5 سال ہے، اور کشتہ جات 10 سال ہے نا، کشتہ جات جتنے پرانے ہیں اتنے اچھے مانے جاتے ہیں، تو پھر بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ایکسپیکٹڈ انہوں نے لکھ دی ہے کہ 10 سال، لیکن 10 سال صحیح معنوں میں اس کی ایکسپائری نہیں ہے، لیکن وہ صرف لکھنے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں۔ نبیذ 10 سال، تو جو مین چیز اس میں یاد رکھنی ہے آپ کو وہ جوارش کا ضرور یاد رکھیے، چونکہ وہ 3 جتنے بھی اسی طرح سیمی سولڈ ہیں وہ 3 سال کے ہیں زیادہ تر، اور جوارش 4 سال کی ہے اس کی مدت، اور نبیذ 10 سال ہے، اور قرص بھی 3 سال ہے۔ اسی طرح روغنیات ہیں، افتیلا یہ بھی 3 سال ہے، شربت جتنے بھی 3 سال ہیں، عام طور پہ شربت کتابوں میں 1 سال لکھی ہوئی ہے مدت حیات، تو لیکن گزٹ کی بات مانی جائے گی، اور چونکہ ڈرگ اینڈ کاسمیٹک ایکٹ میں شامل ہے اس لیے اس کی بات مانی جائے گی، یہ صحیح مانا جائے گا۔ صفوف جو وداؤٹ سالٹ ہیں وہ 2 سال، اور سالٹ والے جو ہیں وہ 1 سال، اسی طرح تریاق 3 سال، تو یہ دواؤں کے شیلف لائف کا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور یہ اس میں یاد رکھنا یہ ہوگا کہ ایک 2016 میں یہ گزٹ نوٹیفائی ہوا تھا، 2016 کی ڈیٹ یاد رکھیے، اور باقی چیزیں بس ٹھیک ہے، سیکشن 3 اور کلوز اے یہ سب اتنا یاد بھی نہیں رہے گا، بس 2016 یاد رکھیے، اور یہ لسٹ آپ اس میں سے جو خاص ہیں اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سلائڈ پہ، اس کی پیسٹنگ میں الگ الگ ہو گیا ہے۔ اب شیڈول کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ شیڈول وہ ہے جو رولز میں آتے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کے شیڈول ہیں، ایک ایکٹ والے، تو ایکٹ والے جو فرسٹ شیڈول ہے اس میں کتابیں ہیں، 14 کتابیں ہیں، اور دوسرے شیڈول میں بس ڈرگ کی پرچیزنگ اور اس طرح کا ذکر ہے۔ اب جو رول کے جو شیڈول ہیں اس میں کئی طرح کے شیڈول اے میں دیکھ لیجئے، اس کے شیڈول 1 2 اس کے کئی سارے سیکشن ہیں، تو اس میں الگ الگ چیزوں کا ذکر ہے، وہ بہت زیادہ ہمارے ایگزام کے پوائنٹ سے یہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں، تو خاص چیزیں اس میں ابھی آئیں گی، اس کا میں ذکر کر دوں گا۔ شیڈول بی میں فیس یعنی فیس وغیرہ کا یا ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اس کی کتنی فیس ہوگی لیبورٹری کی، اس کا ذکر ہے، اور شیڈول B1 میں کیا ہے، فارماکوپیا لیبورٹری کی جو فیس ہے اس کا ذکر ہوگا، جو گورنمنٹ کی طرف سے اپروڈ ہوتی ہے اس کی۔ باقی شیڈول سی میں کیا ہے، بایولوجیکل اینڈ اسپیشل پروڈکٹ کا آتا ہے اس میں، اور شیڈول C1 میں وٹامنس آتے ہیں، وٹامنس، ہارمونز یعنی فش لیور آئل وغیرہ جو اس طرح کے پروڈکٹ ہیں اسپیشل پروڈکٹ کہلاتے ہیں، وہ آپ یاد رکھیے کہ شیڈول C1 میں آتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے شیڈول ای، یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح شیڈول ای میں آپ کے پوائزنس ڈرگ کی لسٹ ہے، پوائزنس جتنی بھی اپنے یونانی کی خاص طور سے، اس طرح سدھا اور آیورویدا کا بھی اسی ہے، شیڈول ای میں وہ بھی آتا ہے، شیڈول ای فرسٹ میں آئے گا یہ، تو لسٹ آف پوائزنس سبسٹانسز ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ اپنے یہاں جو ٹوٹل لسٹ ہے پوائزنس ڈرگ کی وہ 19 ہے،
उसकी क्वांटिटी याद रखिए। एक तो ये कि वो शेड्यूल ई में आता है, ई फर्स्ट में, और उसके बाद उसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 19 है। उसमें से 8 जो है वो यानी वेजिटेबल ओरिजिन के यानी नबाती यानी माखज की हैं। उसमें से याद रखिए अफ्यून है, बजरुल बंज है, बीश है, भंग है, चरस है, धतूरा है, कुचला है और शुक्रान है। ये 8 हैं जो आपकी नबाती ओरिजिन की हैं। और ये एनिमल ओरिजिन की सिर्फ 2 हैं, एक है सांप स्नेक और दूसरा है तेलनी मक्खी। तो ये 8 2 10 हो गए, और बाकी जो 9 है, हमने 19 बताई थी, वो है मिनरल ओरिजिन की दवाइयाँ हैं। उसमें से दार चिकना है, हीरा है, उसके बाद रस कपूर है, शंगर्फ है, जंगार है, समुल्फार है, तूतिया है, पारा है और हड़ताल है। ये अद्विया आपकी वो दवाएं हैं जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के एतबार से पॉइजनस हैं। इसके अलावा और भी दवाइयां हैं जो पॉइजनस हो सकती है, लेकिन एक्ट में जिनका जिक्र है हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जिन दवाओं को पॉइजनस होना मेंशन है वो हमारे यूनानी की 19 हैं, जिसमें से 8 जो है नबाती हैं, 2 हैवानी हैं और 9 मादनी हैं। और ये दवाइयाँ शेड्यूल ई फर्स्ट में इसका जिक्र है, और ये शेड्यूल रूल के शेड्यूल हैं, है ना। ये चंद बातें मोटी मोटी आप याद रखिए। इसके अलावा शेड्यूल एफ में वैक्सीन वगैरह का जिक्र है, और शेड्यूल F1 में F2 में स्टैंडर्ड और सर्जिकल ड्रेसिंग का जिक्र है। शेड्यूल EFF में है स्टैंडर्ड ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन का जिक्र है। इसी तरह शेड्यूल EH में है प्रिपरेशन ड्रग यानी प्रिस्क्रिप्शन का है। और शेड्यूल L में जो है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस या रिक्वायरमेंट की है, यानी जो GMP से थोड़ा सा रिलेटेड है वो, लेकिन GMP अलग आएगा। शेड्यूल शेड्यूल एम में ये भी जीएमपी से रिलेटेड है, लेकिन उसके प्रेमिसेस जो आते हैं रिक्वायरमेंट के उसका है। शेड्यूल एन में क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है इक्विपमेंट की, खासतौर से एक फार्मेसी को रन करने के लिए उसकी लिस्ट है पूरी, कि एक फार्मेसी को रन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी इक्विपमेंट यानी आलात होने चाहिए आपको, उसका जिक्र है। शेड्यूल ओ में क्या है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स का जिक्र है। और शेड्यूल क्यू में लिस्ट ऑफ डाइज का है, कलर्स का है, पिगमेंट का। हमने ये बताया था आपको उसमें बारे में कि जो दवाइयाँ आई थी कि मिस ब्रांड किसको कहते हैं, स्पूरियस किसको कहेंगे, एडल्ट्रेटेड किसको कहेंगे। उसमें हमने जिक्र किया था कि हम दवाओं में जो कलर या डाइज या इस तरह की जो चीज़ें एडिटिव टाइप के जो मिलाते हैं, या फ्लेवरिंग एजेंट हो या कलरिंग एजेंट हो या टेस्ट के लिए नहीं मिलाते हो, तो एक लिस्ट है जो अप्रूव्ड लिस्ट मानी जाती है। उसके अलावा अगर आप मिलाते हैं तो वो जुर्म माना जाता है। तो वो लिस्ट इसी शेड्यूल क्यू में है ना, ये याद रखने की, अगर याद रख लें तो बेहतर है। सबसे आखिरी चीज जो याद रखना है आपको इसमें, वो शेड्यूल टी है। तो शेड्यूल टी जो सबसे अहम इस एतबार से है कि ये जीएमपी का इसमें जिक्र है। जीएमपी के बारे में हमने पढ़ा दिया है आपको कि जीएमपी शेड्यूल टी में आता है, और सारी डिटेल जो जीएमपी से रिलेटेड है वो ये शेड्यूल टी में उसका जिक्र होगा, हो गया है। और ये शेड्यूल जितने भी हैं वो रूल्स के हैं, ये भी हम बता चुके हैं आपको। बस इतनी ही चीजें थी आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से रिलेटेड। तो फिर से हम एक मर्तबा ब्रीफिंग कर देते हैं पूरे यानी इस लेक्चर का, यानी इस पिछले लेक्चर का भी। एक तो एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में लागू हुआ, फिर उसके कुछ रूल्स बनाए गए, वो 1945 में बनाए गए थे, और अपना 5 चैप्टर हैं इसके। और अपने यूनानी यानी आसु ड्रग का यानी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी जो है उसका जो जिक्र है वो चैप्टर 4A में है, क्योंकि शुरू में इसका जिक्र नहीं था, बाद में ये पूरा जिक्र अलग से पूरा चैप्टर उसमें इंक्लूड किया गया। भाई म्यूट कर लें, कौन है वो? आपके कुछ साथी जो है
तो बाद में वो चैप्टर इंक्लूड किया गया, चैप्टर 4A, जिसमें यानी हमारी यूनानी का जिक्र आता है, ये चैप्टर 4A। और इसका जो इंक्लूजन हुआ है, जो यानी दाखिल किया गया, वो 1964 में किया गया, 1964 में। बाकी लेकिन जो इन्फोर्स हुआ यानी लागू हुआ जिसको कह सकते हैं, वो 1983 में हुआ था, और जीएमपी जो लागू हुआ है वो 2003 में। ये मेन बातें थी इसमें। और फिर ड्रग डेफिनेशन वगैरह आप खुद देख लीजिएगा, ये स्लाइड में शेयर करूंगा। इसके अलावा हाँ, बस ये है कि अब शेड्यूल फर्स्ट में किताबों का जिक्र है, वो 14 किताबें हैं। और फिर शेड्यूल सेकंड में ड्रग की लाइसेंसिंग और उसकी सेल और प्रोडक्शन का जिक्र है। अब हम बात कर लेते हैं यानी रूल के शेड्यूल का। तो शेड्यूल ई में जो है पॉइजनस ड्रग का जिक्र है, और शेड्यूल टी में जीएमपी का जिक्र है। ये मेन बातें आपको हमने। अच्छा, जो पॉइजनस ड्रग हैं उनमें उनकी पूरी कुल तादाद जो है यानी टोटल वो 19 है। 8 उसमें नबाती हैं, 2 हैवानी हैं, और 9 मादनी हैं। इस एतबार से आपकी 19 दवाएं हो जाती हैं, और ये वो दवाएं हैं जो एक्ट में पॉइजनस कही गई हैं। हमारे ख्याल से इतना काफ़ी है आपके लिए। मोटी मोटी बातें आप कहीं नोट कर लीजिए, तो आपको हो सकता है कहीं काम आ जाए। बस ये आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया कंप्लीट। अब हम जरा बात कर लेते हैं, एक मिनट। एहराफ और तकलीस की बात कर लेते हैं। स्लाइड शेयर हो रही है। जी सर, हो रहे हैं। हाँ। एहराफ और तकलीस किसे कहेंगे, क्या होता है इसमें? पूरा चैप्टर है हमारे सैदला का। तो सबसे पहली चीज हमें एहराफ को समझना है। एहराफ का आपको पता है कि जलाने को कहते हैं, कि किसी दवा को जलाकर राख या कोयला जैसा बना देना हो तो वो एहराक कहलाता है। और जब दवा जल जाती है, एहराक के अमल से गुजारने के बाद दवा को मुहर्रक कहते हैं। जिस दवा को भी एहराक के अमल से गुजार लिया जाए उसको मुहर्रक कहेंगे। ये अरबी में है। उसी को फारसी में सोख्ता कहते हैं, है ना। फारसी का लफ्ज सोख्ता है और अरबी में उसी को मुहर्रक कहते हैं। तो आप दोनों कह सकते हैं, बस जबान का फर्क होगा। आप सरतान मुहर्रक भी कह सकते हैं और सरतान सोख्ता भी कह सकते हैं, बस अरबी फारसी जबान का फर्क होगा। तकलीस जो होती है वो एहराक से आगे का दर्जा होता है, यानी आगे इस एतबार से कि हरारत तकलीस में एहराक से ज्यादा दी जाती है। और एहराक में जिस तरह से जलकर चीजें कोयला बनती हैं, तकलीस में जलकर बिल्कुल चूने की तरह सफेद हो जाती है चीजें। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज इतनी जल जाए कि उसके जो कार्बोनेट यानी कार्बन है वो भी जल करके खत्म हो जाए। ये एहराक का ये तकलीस का दर्जा होता है। तो टेम्परेचर के एतबार से एहराक में और तकलीस में यही फ़र्क है कि एहराक में हरारत थोड़ी कम दी जाएगी और तकलीस में हरारत ज़्यादा दी जाएगी। इसीलिए अरबी में तकलीस का लफ्ज़ कल से बना है। कल से बोलते हैं चूना को, यानी जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो चूने की तरह हासिल होगा। इसीलिए इस अमल को भी अमल तकलीस कहा जाने लगा।
बाकी चीज़ें हम बता चुके हैं। हाँ, अच्छा, जो दवा तकलीस के अमल से गुजारी जाएगी उसको मुकल्लस कहेंगे। मुकल्लस, और उसको अरबी में मुकल्लस कहते हैं, फारसी में उसी को कुश्ता कहते हैं। इस तरह से हमने बताया कि मुहर्रक अरबी में कहेंगे और फारसी में उसी को सोख्ता कहेंगे, जो अमल एहराक के बाद होगा। अमल तकलीस के बाद मुकल्लस होगा और कुश्ता कहलाएगा फारसी में। ये कुछ स्पंज वगैरह का ये एहराक का जिक्र है कि किन किन दवाओं पर एहराक का अमल करते हैं, जैसे स्पंज है, कहरबा है, बुज़्द है, इस पर हम एहराक का अमल कर सकते हैं। मरजान है, नमक है, सरतान है, इन दवाओं पे एहराक, कर्नुल इयल है, इस तरह की दवाओं पे हम एहराक का अमल करते हैं। इसी तरह चमगादड़ है, सांप है, कछुआ है, ये सब दवाइयाँ हैं। खरातीन है, सबको यानी एहराक का अमल करते हैं। आम तौर पे एहराक अगर हम बात करें तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक जो भी अमल होता है वो ज़्यादातर हमारे एहराक तक ही महदूद रहता है। तकलीस के लिए हमने बताया कि ज़्यादा हरारत की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे 300 से ऊपर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है आप जब जाएंगे तब तकलीस का अमल शुरू होता है। ये बात आ चुकी कि जिस दवा को अमल तकलीस से गुजारते हैं उसको मुकल्लस कहते हैं, उसी को कुश्ता कहते हैं। अमल तकलीस को ही कुश्ता साजी कहेंगे। इसमें क्या होता है, दवाएं जो हैं ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसमें ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाने की वजह से दवाओं की शक्ल और उसकी हैयत बिल्कुल बदल जाती है। फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने हरारत के बारे में लिखा है कि 100 से लेकर के 300 डिग्री तक जो दिया जाएगा वो एहराक के लिए है, और उससे ऊपर जब हम ले जाएंगे तो आपको तकलीस का अमल शुरू हो जाएगा। तकलीस के लिए ज़रूरी है कि ये ज़्यादातर फिल्जात यानी मेटल्स में और हजरियात में और उपधात जो होती हैं उस पे किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे हैवानी अद्विया पर भी तकलीस का अमल किया जाता है। जैसे कुश्ता बनाते हैं, वो आपके अंडे की उसकी पोस्त बैज़ा मुर्ग का भी बनाते हैं, सींगों का कुश्ता बनाते हैं। तो ये आम तौर पर एनिमल ओरिजिन की दवाओं पे भी अमल होता है, लेकिन ज़्यादातर जिन दवाओं पे कुश्ते का अमल होता है वो मादनी अद्विया होती हैं। ये 3 इस्तिलाह है, इसको समझ लीजिए, ज़विल अजसाद, ज़विल अरवाह और ज़विल नुफूस। ज़विल अजसाद, अजसाद जसद से बनता है जिसकी एक खास हैयत होती है। जसद जैसे बदन है ना, इंसान का बदन है वो, उसकी बदन की बनावट से ही उसकी पहचान हो जाती है। कैसे लोगों को आते जाते देख के भी पहचान लेते हैं कि वो फलां है। इसी तरह कुदरत ने हर चीज़ की, मादनी दवाओं में से भी चीज़ की एक ख़ास शक्ल बनाई है जिससे उसकी पहचान होती है। ऐसी अद्विया जो यानी पीटने पर और पिघलाने पर वो उड़ते नहीं हैं बल्कि वो बढ़ते हैं। यानी अगर उसको हथौड़े से पीटा जाए तो वो थोड़ा यानी चपटे होकर के बड़े हो जाएंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं, और न वो पिघल यानी ना उड़ेंगे। वो पिघलने की सलाहियत तो होती है लेकिन उड़ने की सलाहियत नहीं होती। इसीलिए ऐसी दवाओं को ज़विल अजसाद कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, आप उसको पिघला कर दूसरी शक्लों में चेंज कर सकते हैं, आप उससे उड़ा नहीं सकते। ऐसी अद्विया या ऐसी मादनी दवा जो उड़ने की सलाहियत रखती हैं वही ज़विल अरवाह कहलाती है। इसका नाम ही इसीलिए है, अरवाह रूह से बना है, जिस तरह रूह उड़ जाती है इसी तरह
یہ معدنی دوا کے اندر جو جوہر ہوتے ہیں وہ بھی اڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی ادویہ خاص طور سے اس کی مثال یاد رکھیے، آتی ہے سوال میں، یہ سوال پوچھا ہی جاتا ہے، ہمیشہ اچھی طرح یاد رکھیے گا اس کو۔ ذوی الارواح کون کون سی ہیں؟ جیسے گندھک ہے، ہڑتال ہے، شنگرف ہے، سم الفار ہے، رس کپور ہے، دار چکنا ہے، یہ 4-5 دوائیاں ہیں، یہ آتی ہیں، یعنی یہ پوچھا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو ایک تو وہ دوا ہو گئی جو پگھلانے، جو آگ پر رہنے سے اڑتی نہیں ہے، اس کو ذوی الاجساد کہیں گے۔ ایک وہ دوا ہو گئی جو آگ پر رکھنے سے اڑ جاتی ہے، وہ ذوی الارواح ہو گئی۔ اب ذوی النفوس کیا ہوتی؟ ذوی النفوس اسے کہتے ہیں کہ جو ذوی الارواح ذوی الاجساد کی بیچ کی چیز ہوتی ہے۔ بیچ کی چیز کا کیا مطلب ہے کہ ذوی الاجساد کو تو آپ چاہے جتنی حرارت دے دیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ وہ لیکویفائی ہو جائیں گی، پگھل جائیں گی، اتنا ہی ہوگا، اڑ نہیں سکتی۔ لیکن ذوی الارواح اڑ جاتی ہیں۔ تو یہ ذوی النفوس کرتا یہ ہے کہ ان ذوی الارواح ادویہ کو اڑنے سے بچاتا ہے، یعنی اس کو ذوی الاجساد کی طرح صفت کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی اس کے قریب لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دونوں کو بیچ کی چیز ہے، دونوں کو ارتباط کہتے ہیں، جوڑنوں کو جوڑتا اس معنی کر ہے کہ ذوی الارواح کو اڑنے نہیں دیتا۔ اب جیسے اگر کسی کو سم الفار کا کشتہ بنانا ہے، اور کشتہ جب آپ 300 سے اوپر آنچ دیں گے تو سم الفار کے تو تمام اجزاء روح بن کر کے اڑ جائیں گے، تو پھر سم الفار کہاں رہا، وہ تو سب اڑ کے ضائع ہو گئے۔ تو جو ذوی النفوس ادویہ ہیں ان کو شامل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ ذوی الارواح روح بن کر اڑنے نہ پائیں، اس کے جوہر محفوظ رہیں، اور ان دونوں کو ملا کر کے ہی کشتہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ کبھی نسخوں پہ غور کیجیے گا، تو جتنے بھی ذوی الارواح کے کشتے بنائے جاتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی دوا ذوی النفوس کے ضرور شامل ہوگی۔ آپ سم الفار لے لیجئے، شنگرف لے لیجئے، رس کپور لے لیجئے، آپ اس میں ذوی النفوس کی کوئی بھی دوا، اچھا ذوی النفوس کی کون کون سی ہیں؟ یہی پھٹکری ہے، نوشادر ہے، شورہ ہے، اس طرح کی دوائیاں ذوی النفوس ہیں، تو آپ کو ملیں گی۔ اس کو اڑنے سے روکنا، یعنی اسی کو کہتے ہیں کیا بولتے ہیں، قائم النار کر دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ قائم النار کر دینا۔ قائم النار کا کیا مطلب ہے؟ قائم کا مطلب اس کو کھڑا رکھنا۔ ایک چیز ہوتی جو اپنی جگہ سے ٹل جاتی ہے، ایک چیز ہوتی جو اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ تو وہ چیز جو آگ کی حرارت پہ ہونے کے باوجود اپنی جگہ پہ باقی رہے، وہ قائم النار ہے نا۔ نار آگ کو کہتے ہیں، قائم جو قائم ہے، اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ تو بہت ساری وہ دوائیاں جو اڑنے والی ہوتی ہیں ان کو قائم النار بنانا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ وہ حرارت سے اڑنے نہ پائیں، ورنہ اس کے اعضاء ضائع ہو جائیں گے، یعنی اس کے اجزاء جو ہیں ضائع ہو جائیں گے، تو اس دوا کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے خیال سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ کچھ پکچرز ہیں، فلزات مثالیں ہیں اس کی، ذوی الاجساد کی، ثانی سونا چاندی آپ دیکھ چکے ہیں۔ ذوی الارواح کی مثالیں یاد رکھیے گا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، گندھک، ہڑتال، پارا، سم الفار، شنگر، دار چکنا، رس کپور، حجریات ہیں یہ سب۔ کشتوں میں یہ 3 چیزوں، یعنی ذوی الارواح کے بھی کشتے بنتے ہیں، ذوی الاجساد کے بھی بنتے ہیں، اور حجریات کے بھی کشتے بنتے ہیں، یہ تینوں طرح کے، اور حیوانی دوا کے بھی، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ اصول ہیں جو کشتہ سازی کے لیے اہم ہوتے ہیں، وہ بس سرسری دیکھ لیجئے کہ جس دوا سے کشتہ بنایا جاتا ہے وہ دوا یعنی اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، ہے نا، اعلیٰ درجے کا ہو جس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کو مدبر اگر کرنے کی ضرورت ہے تو مدبر کر لیا گیا ہو، اسی کو انہوں نے اصلاح کر لی گئی ہو۔ اچھا، جن کشتہ جات میں جن دواؤں کا کشتہ بنانا ہے، اگر اس میں کسی بوٹی وغیرہ کا ہے تو اس کو نسخوں کے اعتبار سے تیار کر لیا جائے۔ کبھی عرق میں کسی کو مروع کرنا ہوتا ہے تو وہ سب پہلے سے تیار کر کے رکھیں۔
जो इतनी हरारत देनी है, जो आँच देनी होती है, आँच देने की जितनी मिक़दार की आँच लिखी है, उसको उसी एतबार से उस पे अमल किया जाए। उसमें ज़रा बराबर भी कमी बेशी कुश्ते साज़ी में आपको या तो कुश्ता ख़ाम रह जाएगा यानी कच्चा रह जाएगा, और या तो फिर वो मुज़िर हो जाएगा, वो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो दवा का वज़न भी आपको ख़्याल रखना है, और दूसरा जो जितनी आँच देनी है, और आँच का मतलब जितने अगर उपले हैं, किलो के एतबार से लिखा हुआ है 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, तो उतने ही किलो का हिसाब लगाना है। या अगर कोई ख़ास इस्तिलाह लफ़्ज़ लिखा हुआ है, गज-पुट है, यानी या और पुट की जितनी किस्में हैं उसका ज़िक्र है, तो हम उस पुट का एतबार यानी ख़्याल रखेंगे। तो जो नुस्ख़े में मज़कूर है उसका ख़्याल रखना ज़रूरी है, और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि कुश्ता कामिल बने, है ना? कुश्ता जो कामिल बनता है वही मुफ़ीद होता है, और कभी-कभी कुश्ता आँच की कमी की वजह से ख़ाम रह जाता है, और वो कुश्ता मुफ़ीद नहीं बल्कि मुज़िर होता है। यहाँ पे लिखा है जैसे कुश्ते के जब बारे में अभी शेल्फ लाइफ का हमने बात की है, तो उसमें लिखा था कि कुश्ताजात जितने भी हैं उसकी शेल्फ लाइफ 10 साल है। लेकिन जितनी भी किताबें हैं हमारी, उसमें लिखा कुश्ता जितना पुराना होगा उतनी उसकी इफादियत बढ़ती जाएगी। तो ये बात भी सही है। कुश्ते के अंदर चूँकि हिद्दत ज़्यादा होती है, तेज़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए कुश्ते को एक तो फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कम से कम यानी हफ्ता दिन, कुछ कुछ लोगों ने तो 40 दिन तक लिखा है। 40 दिन तक उसको किसी यानी गीली ज़मीन में दफ़न करके रखा जाए, ताकि उसकी गीलेपन की वजह से, बुरूदत की वजह से उसकी तेज़ी कुछ कम हो जाए, ताकि वो नुकसान न पहुँचाए। कुश्ते की जो मिक़दार होती है वो मिलीग्राम में होती है। ये हमेशा याद रखिए, कुश्ते की मिक़दार हमेशा मिलीग्राम में होगी। मिलीग्राम में लेने के बाद और फिर कुश्ते के इस्तेमाल जब भी किया जाता है, तो उन अय्याम में जब आप कुश्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, जो किसी भी तरह की मुज़िर असरात को जज़्ब करने की सलाहियत रखती है। जैसे दूध है, जैसे घी है आपका, जैसे बालाई है या मक्खन है। इस तरह की चीज़ें अतिब्बा ने ये कहा है कि जब भी आप कुश्तजात का इस्तेमाल करवाएँ, तो उन अय्याम में इन चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें। इससे होता ये है कि उसकी मज़र्रत को वो जज़्ब कर लेती हैं। ये तिर्याक़ी सिफ़त है ना, दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो असली दूध है, आजकल वाला दूध नहीं, जो कि और नुकसान कर रहा है, हम असली दूध की बात कर रहे हैं। कि अगर असली दूध है तो उसके अंदर तिर्याक़ी सिफ़त पाई जाती है। यानी वो बहुत सारी मज़र्रत को दूर करता है और बहुत सारी टॉक्सिसिटी को जज़्ब कर लेता है। इसी तरह उससे बनी हुई उसके जो प्रोडक्ट हैं, घी वग़ैरह की भी यही बात है। तो कुश्ताजात को आमतौर पर कुछ दिन रखने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। कुश्ते की एक सिफ़त ये है कि वो क़वियुल अमल होता है, ये याद रखिए। कुश्ता क्या होता है? क़वियुल अमल होता है। क़वियुल अमल का मतलब ये है कि अपने फ़ेल में बड़ी क़ुव्वत होती है उसकी। 2 ख़ुसूसियत है, एक तो मिक़दार कम और फ़ेल ज़्यादा, ये सिफ़त है कुश्ते की। इसीलिए अतिब्बा कुश्ताजात को इमरजेंसी ड्रग में भी शुमार करते हैं। तो बहुत सारे कुश्ताजात ऐसे भी थे कि मरते हुए इंसान को ज़िंदा कर देते थे। यानी एकदम जान निकल रही है, किसी वजह से नब्ज़ डूबती जा रही है, अचानक जो है एक चंद मिलीग्राम की डोज़ की वजह से उसकी एकदम से हरारत ग़रीज़िया यानी भड़कती है, और इंसान बुझते हुए चिराग की तरह अचानक जैसे उसमें तेल डाल दिया जाए और फिर वो चिराग जो है फिर से जलने लगे। ये उसूल हैं कुछ कि कुश्तासाज़ी हमेशा जो है किसी माहिर फ़न की मौजूदगी में किया जाए, चूँकि एक बहुत ही नाज़ुक अमल है। ज़रा-सी कमी-बेशी की वजह से क्या होता है कि कुश्ता ख़ाम रह जाएगा और बजाय फ़ायदे के नुकसान उठा लेंगे। नुस्ख़े का मुकम्मल एतबार करना होगा। नुस्ख़े में किसी तरह की कोई कमी-बेशी यानी इसमें आप नहीं कर सकते। ना दवा की मिक़दार में, ना आँच की मिक़दार में, ना उसमें कि किसी चीज़ को मुदब्बर करना है, या जितनी देर तक मुदब्बर करने का लिखा है, उतने देर तक करना है।
किसी को 72 घंटे, 40 घंटे, जो भी लिखा है नुस्खे में, उसका हमें एतबार करना होगा। ये महारत के एतबार से हमने लिखा है ना, कि जो लोग माहिर होते हैं, है ना, वो फेल्योर नहीं होते। अब महारत इंसान को हासिल धीरे धीरे होती है, इंसान करता रहता है तो उस चीज में महारत आ जाती है। वर्क एक्सपीरियंस की वजह से महारत, आम आदमी काम करेगा तभी माहिर होगा। बाकी ये सब देखिए, ये सब कुछ उसूल हैं। सामान की खूबी क्या है, जड़ी बूटियों का रस कैसे होगा, ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हैं। अब ये है कि जिस दवा का कुश्ता बनाना है, उस दवा को अच्छी तरह तमाम अमाल से गुजारने के बाद उसको गिले हिकमत करके उपलों की आंच देनी है। हवा से महफूज जगह होनी चाहिए और अच्छी तरह उसको आंच दी जाए। जो बूता रखा जाता है, जिसमें दवा रखी जाएगी, जो मिट्टी का जो प्याला होगा उसको बूता कहेंगे। फिर उसके ऊपर से गिले हिकमत कर दिया जाता है, उसको खुश्क करके रखते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर